So, greetings again, welcome back. Although it's a different video, but I would suggest that it is in continuation and you must watch this in continuation to the previous video titled What is Summons. तो अगर आप What is Summons वाला देख चुके हैं तो उसके कंटिन्यूएशन में ही इसको उसी संदर्भ में लेके चले, क्योंकि समन्स और वारंट के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो कहानी है, वो सेम है. प्रोविजंस अलग अलग हैं, उसके समझने की थोड़ी बहुत आइडिया जो है वो अलग है, पर जो बैकग्राउंड जो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज समन्स वाले वीडियो में कि कहाँ ज़रूरत पड़ती है समन्स और वारंट की, वो सेम ही है. तो वो दोबारा से मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. तो एक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसीलिए मैंने एक अलग वीडियो ये, मान लीजिए आपको पहले समन्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप वो वीडियो देखिए, और फिर आपको वारंट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप ये वीडियो देखिए, लेकिन दोनों को इन कॉन्सोनेंस विद द बैकग्राउंड, मतलब जो वहाँ पर हम शुरुआत में डिस्कस किए प्रोसीजर का एस्पेक्ट, वो यहाँ भी लागू होता है वारंट में भी. अब वारंट क्या होता है जी? वारंट वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा. तो वारंट क्या है वो समझते हैं. देखो, समन्स कहीं डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड तो वारंट भी कहीं नहीं. वारंट वर्ड भी कहीं डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड. एक्यूज्ड को बुलाने का एक तरीका है. प्राइमरीली हमें एक्यूज्ड को ही बुलाना होता है. जब अपराध दिख रहा है कि हो गया है तो हम एक्यूज्ड को बुलाएंगे कि कौन किसने अपराध किया है, बुलाओ, अपराधी को बुलाया जाए, देखें जरा उसको. अब बुलाने का एक तरीका था समन्स, कि उसको चिट्ठी भेजो. चिट्ठी कैसे भेजनी, कैसे क्या होना, वो सब हम पढ़ चुके हैं उस वीडियो में. उसको चिट्ठी भेजो और उसको बोलो कि इस तारीख को इस समय इस कोर्ट में हाजिर हो जाए और हम उससे जरा बात कर लें इस केस से रिलेटेड कि भैया आपके खिलाफ ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आई है और कहा यह जा रहा है कि आपने किया है. तो अब आप पे चार्ज तो लगाना पड़ेगा जिससे कि हम सच का सामना कर सकें. सच को साबित करने के लिए देखिए कुछ आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमें. आप दूसरा पहलू हैं इस कहानी का. इस कहानी के दो ही तो पहलू हैं, एक आ गया, एक आप हैं. आपको सुने बगैर तो हम आगे जाएंगे नहीं, ये तो नेचुरल जस्टिस है. तो जब बुलाने की बारी आती है तो बुलाने का एक तरीका था समन्स देके कि उसको चिट्ठी भेजो और वो आ जाए. अब मान लीजिए चिट्ठी दे दी, उसने साइन भी कर दिया, एक्नॉलेजमेंट कर दी. वो नहीं था तो एडल्ट मेल मेंबर को दे दिया, उसने एक्नॉलेजमेंट कर दी. वो गवर्नमेंट सर्वेंट था तो उसके हेड ऑफ द ऑफिस को दे दिया, उसने साइन कर दिया. वो कॉर्पोरेट बॉडी थी तो उसके सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर, जो भी लोग बताए गए हैं सेक्शन 63 में, उन सबको दे दिया. चीफ ऑफिसर वगैरह जो भी लिखा हुआ है उनको दे दिया, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट कर दी. सर्विस ऑफ समन्स आ गया. अब समन सर्व कर दिए कि तुम आओ, पर ये लोग हैं ढीठ, नहीं आ रहे. कोर्ट क्या अब बार बार समन्स ही भेजती रहेगी कि आ जाओ यार, हाथ जोड़ जाए, उनके घर के सामने जाके ऐसे हाथ जोड़ के अब आ जाओ, कोर्ट में बुलाया आपको. जज साहब जाके खुद रिक्वेस्ट करें उनको. हाँ, क्या करें? अब वो आ ही नहीं रहा. हमने तो प्यार से बुलाया, प्यार ही है, आपको बुलाया ही तो है. कोई मारे, कोई किसी से जोर जबरदस्ती करवाई, क्या आपको हर वक्त यहीं बैठने के लिए बोला जा रहा है? आपको एक दिन, एक दिनांक को, एक समय में बुलाया जा रहा है कि आप आ जाइए. अब आप अगर कोर्ट के बुलावे की अवमानना कर देंगे, अगर कोर्ट बुला रही है और आप उस रिक्वेस्ट, उस कॉल को दरकिनार कर देंगे, रिक्वेस्ट भी नहीं है, रिक्वेस्ट एक बहुत ही जेनरोसिटी में की जाती है, ये रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये कॉल है, आपको बुलाया जाता है. आप ये कह सकते हैं कि ये कमांड है. इसके ना करने पर आपको हानि भी हो सकती है, आपके ऊपर प्रक्रिया भी हो सकती है, मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया आ सकती है. कमांड है, ये आपको फॉलो करना जरूरी है. तो कोर्ट ने लेकिन आपको जबरदस्ती पकड़ के नहीं लेके आए, आपको खुद अपनी इच्छा से आने के लिए बोला कि आप आइए. अब आपकी इच्छा इसमें नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा तो कुछ नहीं होगा, आना तो आपको पड़ेगा, लेकिन आप स्वयं आइए, खुद आइए, पर्सनली आइए.
कोई आप पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। आप खुद आइए और अपना जो भी कहना है तो कहिए, और क्योंकि हमें भी कुछ कहना है हम आपसे कहें। अब मान लीजिए ये ढीठ इंसान एडमेंट है कि मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट। कोर्ट कौन? मैं तो नहीं जाऊंगा। और ये माइंड इट सबके मन में ये बात आती है। कोर्ट अगर बुला ले तो उसको लगता है कि चलो ना, क्या कर लेंगे, नहीं जाऊंगा। ये एटीट्यूड के लोग ही हैं, और ज्यादातर इसी एटीट्यूड के लोग हैं। बहुत कम है जो ये समझते हैं कि कोर्ट ने बुलाया है तो चले जाइए। भाई कोई प्रोसेस इश्यू हुआ है, कुछ कार्रवाई चल रही है, मेरे खिलाफ कुछ सूचना आई है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये मुझसे पूछे बगैर वो इस नतीजे पर नहीं आना चाहते कि मैंने ये गलत किया है कि क्या किया है, तो अच्छी बात है। कोर्ट मुझसे कुछ जानना चाहता है तो मुझे जाना चाहिए। ये एटीट्यूड किसी का नहीं है। आधे तो ये सोचते हैं कि हमें कैसे बुला लिया, हम जाएंगे अब कोर्ट, और कोर्ट जाएंगे। दूसरे कुछ लोग सोचते हैं कि कोर्ट जाएंगे तो कोई हमारी बेइज्जती ना हो जाए कि भैया कोर्ट होके आया है। तो कुछ लोग डर के कारण, कुछ लोग किसी और इमोशन के कारण कोर्ट नहीं जाते समन्स पे। अब मान लीजिए उस दिनांक को वो इंसान आया नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि उसको दोबारा समन्स भेजे जाए? जब पता चल गया कि उसको पता चल चुका है, समन्स मिल चुके हैं, जब आपको बुलाया गया है और फिर भी ना आए, तो फिर क्या करोगे? फिर रिक्वेस्ट करोगे जाके? अच्छा लगेगा? हाथ पैर पकड़ोगे उसके, नहीं नहीं आ जाओ, नहीं तो न्याय नहीं हो पाएगा, आपसे अनुरोध कर रहे। रिक्वेस्ट तो करोगे नहीं, इतना तो गिरोगे नहीं, तो क्या करोगे? वो जो करोगे उसी को बोलते हैं वारंट। अब जब कोर्ट को दिख गया कि ये खुद तो आ नहीं रहा, समन्स भेजे थे तुम्हें दिए कि भाई तुम आ जाओ, अब ये खुद तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब अब इसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स का इस्तेमाल होगा। फोर्स एक्चुअली में कंपेल यही होता है। कंपेल का मतलब फोर्स होता है। फोर्स मतलब अब एक एनर्जी उस पे लगेगी, जो एनर्जी उसको उस, समझ लीजिए, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएगी। अब खुद सोचिए, इंसान अपने लिए खुद तो फोर्स लगाएगा नहीं, फोर्स तो लगेगी कोई एक्सटर्नल। भाई मैं खुद को थोड़ी फोर्स करूंगा जाने के लिए, वो तो समन्स में हो ही रहा है। समन्स में बोला तो है कि आप खुद ही आ जाइए। अब आप नहीं आ रहे हैं तो वो आपकी गलती है। अब आप खुद को फोर्स कर लेते तो आ जाते। खुद की फोर्स क्या ही है। एक्सटर्नल फोर्स जब लगती है तो इंसान को ये ग्रेवेंस होती है कि मुझे कोई जबरदस्ती यहां से उठा के ले गया। देखिए, इसीलिए आपको ये देखना है कि अगर वारंट इशू होता है तो आप जबरदस्ती किसी को उठा के ला सकते हैं, लेकिन वारंट इशू नहीं होता तो जबरदस्ती किसी को लेके नहीं आ सकते। और फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होती है, इसीलिए वारंट हमेशा किसी बाहरी व्यक्ति को इशू किया जाता है। वारंट कभी भी उसे नहीं दिया जाता जिसको बुलाया जाएगा। जिसको बुलाया जाता है उसको समन्स दिए जाते हैं। फोर्स इज द प्लिंथ, एक्सटर्नल पर्सन इज अनदर पॉइंट। ये दो चीजें हैं जो वारंट बनाती हैं। यू मे से वारंट इज अ कमांड गिवन to a person to carry out a certain task। वारंट की अगर आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो आप ये समझ सकते हैं कि इट्स अ कमांड गिवन टू अ पर्सन टू कैरी आउट अ सर्टेन टास्क। जैसे समन्स भी एक कमांड थी टू अ पर्सन दैट यू कम। A command given to a person to carry out a certain task। हो सकता है कि आप में इसमें इसको लगे कि ये तो समन्स भी यही है, पर समन्स में कमांड गिवन टू अ पर्सन whom you have called, but here the command is given to a person whom you have not called। मतलब जिसको बुलाना था उसको नहीं बोला, किसी और व्यक्ति को बोला है। किसी और व्यक्ति को, एक्सटर्नल फोर्स है। देखो, एक्सटर्नल पर्सन
जो फोर्स लगाएगा, जो फोर्सफुली लेके आएगा, उसको जबरन लेके आएगा। तो कमांड गिवन टू अ पर्सन टू कैरी आउट अ सर्टेन टास्क विच द कोर्ट नीड्स टू फुलफिल। एंड माइंड इट, जैसे समन सिर्फ कोर्ट इशू कर सकती है, ऐसे वारंट भी सिर्फ कोर्ट ही इशू कर सकती है। जो कमांड है ये कौन देगा? कोर्ट देगी। जुडिशियल प्रोसेस में एक कोर्ट के पास ही पावर्स हैं वारंट इशू करने के। सिविल प्रोसीजर कोड में वारंट नाम की कोई चीज नहीं है। मतलब जब वहां डिफेंडेंट को बुलाना होता है तो वारंट से आप डिफेंडेंट को नहीं बुलाते, आप समन से ही डिफेंडेंट को बुलाते हैं। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वारंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये खुद नहीं आया तो जस्टिस कैसे करोगे? जस्टिस तो तभी हो पाएगी ना जब वो आ जाए, कोर्ट में आइडेंटिफिकेशन हो जाए, उसके ऊपर चार्ज लगा दें, उससे पूछ ले प्ली गिल्ट, फिर उसके ऊपर ट्रायल हो और उसके बाद उसको जजमेंट दी जाए और उसको फिर जेल में भेजा जाए अगर वो कन्विक्ट हो रहा है तो। अब वो आदमी आ ही नहीं रहा जब कोर्ट में, तो किस पे करोगे आप ये सब कार्रवाई? क्या करोगे वो कहानी जान के जो प्रोसिक्यूशन ने दी आपको? क्या फायदा उस पुलिस रिपोर्टर कंप्लेंट का जब आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक ये आदमी की प्रेजेंस ना हो जाए। इसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है क्रिमिनल प्रोसीजर में। सिविल में फिर भी एक्स पार्टी जजमेंट आ जाती हैं, क्रिमिनल में नहीं आ सकती। एक्स पार्टी मतलब ओनली हियरिंग वन पार्टी। क्रिमिनल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप जजमेंट देंगे तो किसको मिलेगी सजा? जब वो बंदा ही नहीं आ रहा है, जब बंदा ही पकड़ में नहीं आ रहा है आपके। तो वारंट इज ऑल्सो कमांड ऑफ द कोर्ट, ओनली कोर्ट। वैसे वारंट शब्द आपको और दूसरी जगह भी दिख जाएंगे, जैसे कि कोलिजियम सिस्टम के थ्रू जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति एक वारंट देके नियुक्त करता है। वारंट का जो फंडामेंटल मीनिंग है वो सेम है, किसी को कुछ करने के लिए बोलना। आई वारंट यू टू डू दिस टू गेट इन द पोजीशन ऑफ अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट जज। ये वारंट देता है कि तुम कैरी आउट करो ये टास्क। हाई कोर्ट के जज की कुर्सी पे जो पावर्स हैं उसको निहित करो और इसका एक्सरसाइज करो, पावर्स का निर्वहन करो, निहित करो और निर्वहन करो। यह वारंट प्रेसिडेंट इशू करता है। जो फंडामेंटल पोजीशन है वो सेम ही है, पर यहां पर जब हम जुडिशियल प्रोसेस की बात करेंगे या सीआरपीसी की बात करेंगे तो कानूनी प्रक्रिया में वारंट सिर्फ कोर्ट ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। पुलिस वाला वारंट नहीं दे सकता, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कोई वारंट नहीं दे सकती, कोई मंत्री वारंट नहीं दे सकता। वारंट देने का अधिकार और इस टर्म को यूज करना सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल सर्विसेज में या फिर जुडिशियल प्रोसेसेस में ही पॉसिबल है, इसके अलावा नहीं। जैसे समन्स कोर्ट के साथ रिलेटेड है, ऐसे ही वारंट कोर्ट के साथ रिलेटेड है। समन्स में क्या कर रहे हो? आप खुद उसको बुला रहे हो कि तुम आ जाओ। वारंट में क्या कर रहे हो? आप किसी को बोल रहे हो कि इसको लेके आओ। आस्किंग समवन, कमांडिंग समवन टू कैरी आउट अ सर्टेन टास्क इज वारंट, एंड इन दिस केस द वारंट मीन्स दिस टास्क इज टू ब्रिंग द पर्सन required to be present in the court. To bring the person required to be present in the court. ये टास्क क्या है? Command given to a person to carry out a certain task. That means a command given to a person to bring the person required to be present in the court. टू कैरी आउट अ सर्टेन टास्क को अगर ब्रैकेट में कर दें और पर्सन के बाद यहां से कनेक्ट कर दें तो ये पूरा वारंट का डेफिनेशन आ गया। वारंट कहीं स्टैट्यूट में तो डिफाइंड है नहीं, किसी लॉ में तो डिफाइंड कर नहीं रखा, तो हमें तो अपने नजरिए से समझना है कि जैसे वारंट कैरी आउट होता है, जो इसका काम है वो हम आइडेंटिफाई कर लें। अगर वो आइडेंटिफिकेशन हो गई तो हमारा वारंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया हमें। वारंट हमेशा किसी थर्ड पर्सन को दिया जाएगा कि तुम ये काम करो। क्या काम करो? उसको जरा ले आओ जिसकी जरूरत हमें यहां है, क्योंकि हमें उसकी प्रेजेंस चाहिए कोर्ट में। तो वारंट इज अ कमांड गिवन टू अ थर्ड पर्सन
to bring that person to the court whose presence is required in the court. Whose presence is required in the court. Because summons are not working. समन्स दिए थे इसको, ये खुद तो आ नहीं रहा, अब क्या करो, अब फोर्स यूज करो, जाओ। अगर समन्स इशू हुए हैं तो पुलिस वाला उसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई भी उसको नहीं ला सकता। लेकिन अगर वारंट इशू हुए हैं तो जिसके भी नाम पे वारंट है, तभी वारंट क्या है, अ कमांड गिवन टू अ पर्सन। वारंट इज ऑलवेज अ कमांड टू अ थर्ड पर्सन। ये पर्सन जो है ये थर्ड पर्सन है। Summons is a command given to the person required to be present in the court. Warrant is a command given to a third person to bring that person whose presence is required in the court. एक है कि मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं कि आइए कल आपसे मुलाकात करेंगे, एक है कि मैं किसी को बोल रहा हूं कि इसको लेके आइए, इससे मुलाकात करनी है, जाइए इसको लेके आइए। इसमें फोर्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति मना कर दे कि मैं नहीं जा रहा हूं तो आप उसको फिर भी पकड़ के लेके आएंगे कि बुलाया गया है। इस एक्ट को, ये जो आप कमांड दे रहे हैं, इसको वारंट बोला जाता है। ये पूरा एक्ट है उसको लाने का, लेकिन जो कमांड आप दे रहे हैं उस थर्ड पर्सन को, यू आर इशूइंग वारंट टू हिम। और तभी बोला जाता है द वारंट इज इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। दैट मीन्स कि उसके खिलाफ वारंट आ गया है, मतलब अब उसको जबरदस्ती कहीं भी दिखेगा उठा के ले लिया जाएगा, यहां पर ले आया जाएगा। अब उसकी सुनेंगे नहीं। अब ये नहीं होगा कि वो बोले कि देखिए मेरा तो मन नहीं है, आज मेरे को काम करना है, वैसे ही मुझे कल अमेरिका जाना है और ये वो दुनिया जहान, कुछ नहीं सुनेंगे। वो दिखा, उसको पकड़ा, उठा के ले आए। पुलिस वाला जब जाता है किसी को अरेस्ट करने के लिए तो ये वारंट के बगैर नहीं ला सकता, क्योंकि ये वारंट ही वो कमांड है कि जाओ उसको ले आओ। अब आप सोचते हैं कि वारंट क्या हर जगह जरूरी है, अरेस्ट करने पे भी जरूरी है? वारंट से ही तो अरेस्ट करेगा वो, क्योंकि ये पावर उसको जबरदस्ती लाने की, उसकी मर्जी के खिलाफ भी लाने की पावर तो आप ही को, आपके पास तभी आएगी ना जब वारंट मिलेगा। मतलब वारंट का मतलब अ कमांड। ये कमांड ही नहीं होगी जब आपके पास, जब मजिस्ट्रेट आपको ये कमांड देगा ही नहीं कि जाओ ले आओ, तो आप कहां से यूज कर लेंगे? मोटे मोटे तौर पे समझिए अभी, क्योंकि फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस आ जाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हैं जिसमें बिना वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं। तभी लिखा गया है कि इसमें वारंट की जरूरत नहीं है, कर लो अरेस्ट। अब यहां पर तो आप इशू प्रोसेस में अभियुक्त को बुला रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जब अरेस्ट करना होता है तो वो अलग चीज है। और इसीलिए वहां लिखा गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो बिना वारंट के अरेस्ट कर लेना। यह पावर तुम्हारे पास है पुलिस वालों, पर नॉन कॉग्निजेबल हो तो मजिस्ट्रेट से वारंट ले लो, तभी अरेस्ट करना। और मान लीजिए अरेस्ट नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन पे, अब चार्जशीट आ गई और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और अब वो चाहता है कि अभियुक्त आए, तो वो समन्स इशू कर रही है कि तुम आ जाओ, और नहीं आता तो फिर वारंट इशू करेगी, जाओ ले आओ। वही तो वारंट है कि जाओ लेके आओ, यू गो एंड डू दिस। आई एम नॉट आस्किंग द पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टू कम। मैं नहीं चाहता, मैं उनको उसको नहीं बोल रहा हूं अभी कि तुम आओ। अब मैं किसी और को बोल रहा हूं कि जाओ इसको लेके आओ, जाओ इसको ले आओ। और ये जाओ इसको लेके आओ की जो कमांड मैंने दी है, यही वारंट है। और वारंट का सबसे बड़ा जो प्रारूप है वो दो भागों में है। एक्सटर्नल पर्सन, मतलब ये हमेशा किसी दूसरे को बोला जाएगा, और फोर्स, कि वो फोर्सफुली उसको लाने के लिए पावर का इस्तेमाल कर सकता, मतलब पावर उसके पास है, वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ही इज नाउ एम्पावर्ड टू यूज फोर्स टू ब्रिंग हिम टू द कोर्ट, क्योंकि इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। वारंट का मतलब उसको अब लाइए किसी भी हालत में। तो जहां वो दिखेगा उसके पैर वैर नहीं पकड़ने, उसको अब ये नहीं बोलना कि आ जाओ यार कल तुम्हारा टाइम है, अब उसको ले आओ, अब पकड़ो उसको और ले आओ। दैट मीन्स यू विल अरेस्ट दैट पर्सन एंड ब्रिंग हिम टू द कोर्ट। दिस इज वारंट। और ये कब यूज होता है? अब देखो, समन्स कब देने हैं और वारंट कब देने हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है हमारे सामने कि वारंट कब देने हैं और समन्स कब देने हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जरा इस बात को समझिए। देखिए, इशू प्रोसेस,
या प्रोसेस इशू करने के लिए, मतलब अभियुक्त को बुलाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप समन्स दे सकते हैं या आप वारंट दे सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए समन्स दे दिए आपने, आपको लग रहा होगा सीक्वेंस यही है कि पहले समन्स दो और समन्स को फुलफिल ना करे तो फिर वारंट दो। तो फर्स्ट इज समन्स, देन सेकंड इज वारंट। मतलब सीक्वेंस ये है कि पहले समन्स भेज दो कि भाई आ जाओ, अब मान लो वो ना आ रहा हो तो फिर वारंट इशू कर दो कि भाई जाओ ले आओ, आ जाओ ले आओ, दोनों में फर्क है। समन हमेशा उसको दिए जाते हैं, याद रखना, समन्स हमेशा, उस डिफरेंस बिटवीन समन्स एंड वारंट्स क्वेश्चन आता है कभी कभी मेंस में। सिमिलैरिटी ये है, दे आर नॉट डिफाइंड एनीवेयर। सिमिलैरिटी ये है, दे बोथ आर द प्रोसेस ऑफ कंपेलिंग अपीयरेंस, नॉट डिफाइंड एनीवेयर। सेकेंड, both are the processes of compelling appearance of the accused or witness। हम accused की ही मेनली बात करते हैं, लेकिन ये विटनेस के लिए भी लगता है। वारंट विटनेस के खिलाफ भी आते हैं। जब विटनेस ना अपीयर हो रहा हो तो समन्स पे, तो विटनेस के खिलाफ भी वारंट होते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है? समन्स इज इशूड डायरेक्टली टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट। However, warrant is issued to a person who is asked to bring the person required to be present in the court. So summons is given directly to the party and warrant is given to a third party. तीसरा डिफरेंस, summons is necessarily given in summons case. Summons is necessarily given in summons case and warrant may be given in warrant's case. नेसेसरली को आप शैल भी लिख सकते हैं। समन्स शैल बी गिवन इन समन्स केस एंड वारंट इज, वारंट के साथ क्या लगा हुआ है? मे बी गिवन इन वारंट्स केस। ये कहां लिखा है भाई? ये लिखा है सेक्शन 204 रेड विद सेक्शन 87। जब आप सेक्शन 204 और 87 पढ़ते हैं, ये दोनों सेक्शन साथ में पढ़े जाते हैं, तब आपको एक आइडिया लगता है कि प्रोसेस इशू कैसे करते हैं और वारंट कब देने हैं और समन्स कब देने हैं। ये जो हमने अभी एक आइडिया लिया कि पहले समन्स दे दो, ना माने तो वारंट दे दो, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि एक बात बताओ, अगर कोई हीनस क्राइम किया हो, उसने सजा है 10 साल 7 साल 3 साल सजा मिलती हो जिसमें, ये तो भाग जाएगा। अगर आप समन्स देंगे तो उसको पता चल जाएगा मेरे खिलाफ कोई कोर्ट में केस आएगा, तो भाग जाएगा। फिर तो आप कुछ भी करते रहो, ये पकड़ में नहीं आएगा आपसे। तो आप डायरेक्टली वारंट क्यों नहीं इश्यू कर देते? बिल्कुल सही बात है। देखो, कानून ऐसे काम नहीं करता कि बस सबको पकड़ के ले ही आओ। कानून इज्जत भी करना जानता है। इसलिए कानून जब शब्द लिखता है तो ऐसे लिखता है कि इंसान को पहले इंसान भी माने, जानवर नहीं है वो। इंसान की रेस्पेक्ट भी होती है, डिग्निटी भी होती है, रेपुटेशन भी होती है, उसकी भी हानि ना करे। तो सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो आप जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स, उन सबको मद्देनजर रखते हुए कानून अपने शब्द और अपने प्रोविजंस बनाता है। क्योंकि इनमें से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई बुला लेते, ये क्या है कि मेरे खिलाफ सूचना आई और मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए, पूरा मोहल्ला मुझ पे हंस रहा है,
हर कोई मुझ पे हंस रहा है, पुलिस वाले इसको उठा के ले गए। और ये होता भी है। आप अपने ऊपर इमेजिन करिए, आप एक विद्यार्थी हैं, एक रेस्पेक्टफुल सोसाइटी में रहते हैं, इज्जत है आपकी, और कल आपको कोई पुलिस वाला आए और उठा के ले जाए। हाँ भाई क्या हुआ? अरे इसके खिलाफ सूचना आई थी, तो पुलिस वाला आपको पकड़ के लेके जा रहा है। कैसा लगेगा आपको? उस मोहल्ले को कैसा लगेगा आपके प्रति? आपके माँ बाप क्या सोचेंगे? कितना बुरा लगेगा कि इसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। आप कोर्ट जाके यही बोलेंगे ना कि सर मैं कहीं भाग रहा था, मैं एक इज्जतदार व्यक्ति हूं समाज का, मैं एक विद्यार्थी हूं कानून का, या जो भी आप पढ़ते हैं, मैं ये व्यवसाय करता हूं, मैं इस प्रोफेशन में हूं, मैं कहां भाग रहा था जी? आप मुझे बुला लेते तो मैं बिल्कुल नतमस्तक होके आपके पास आता। आप मुझे बुलाते तो सही, मुझे बुलाते। आपने इनको क्यों भेज दिया? ये जबरदस्ती मुझे चारों तरफ घेर के और वो हाथ वाथ पकड़ के लेके आए, क्या रह गया मेरा? अब कोर्ट सोच रही तुम भाग जाते तो। अरे कहां भागता सर, ये रहा मेरा घर। तभी तो मैं कह रहा हूं मैं तो इज्जतदार परिवार से हूं, मैं कहां जाऊंगा? मुझे भी अपने घर वाले, अपने बीवी बच्चे सबका ध्यान रखना है। मैं तो आऊंगा ही, आप बुलाएंगे तो। मैं तो कानून अबाइड करता हूं, आई अबाइड बाय लॉ। तो उनको थोड़ा गिल्ट हुआ कि बात तो इनकी सही है। अब मान लीजिए कोई एमपी है, एमएलए है, कोई नेता है जिसकी पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी है, कोई साइंटिस्ट है, एडवोकेट है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई भी प्रोफेशनल हुआ, टीचर्स हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, ये कहां जाएंगे? ये अपना पूरा फ्यूचर खराब करने के लिए आए थे क्या इस करियर में? इनको आप क्यों पकड़ेंगे? तो बात तो सही है कि पहले समन्स ही दे देने थे, इसको खुद ही बुला लेना था, क्योंकि समन्स आपको पर्सनली सर्व किए जाते हैं। मोहल्ले का उसमें कोई काम नहीं है, कोई देखेगा नहीं आपको, कोई जबरन नहीं लेके आ रहा, आप खुद ही आ जाते हैं। अब आप कहां निकल गए, कोई किस दिन, किसको क्या पता। तो आपकी इज्जत बची भी रहती है। ज्यादा से ज्यादा आपके घर वालों को पता होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो डायरेक्टली वारंट देना सही बात नहीं है, पर फिर भी ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें जो अभियुक्त है उसके भागने की संभावना बनी रहती है, भले ही वो किसी प्रोफेशन में क्यों ना हो। जैसे कि अगर उस पर मर्डर का चार्ज लग जाए, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट का चार्ज लग जाए, यूएपीए का चार्ज लग जाए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। गेटिंग द पॉइंट? कोई भी ऐसा चार्ज लग जाए जो बड़ा हीनस हो और उसके भागने की संभावना बनी हुई हो, एब्सकॉन्ड कर रहा हो, तो आपके पास फिर, और ये बड़ा, इस पे सजा भी बड़ी मिलती हो। अगर उसको पता चला कि ये सेक्शन मुझ पे लग रहे हैं, सजा बड़ी है, तो वो भाग सकता है, उसके भागने की संभावना हो, समन्स दे दिए तो ऐसे में आप डायरेक्टली वारंट भी इशू कर सकते हैं। इसीलिए सेक्शन 204 और 87 पढ़ा जाता है, यह देखने के लिए कि क्या है तरीका समन्स और वारंट देने का। तो कोर्ट ने, लेजिस्लेचर ने सीआरपीसी में एक तो यह लिख दिया कि अगर समन्स केस हो, अब समन्स केस तो आपको पता ही है क्या होते हैं, सेक्शन 2W में लिखा हुआ है। सेक्शन 2W डिफाइंस समन्स केस, जिसमें लिखा है कि जो वारंट केस नहीं होते वो समन्स केस होते हैं। तो वारंट केस कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2X। सेक्शन 2X डिफाइंस वारंट्स केस। तो मैं पढ़ दूं अगर आपके लिए। सेक्शन 2X वारंट्स केस में लिख रहा है, मीनिंग अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। मतलब 2 साल से ऊपर की जो सजाएं हैं, और सजाए मौत और आजीवन कारावास, इन तीनों में, तीनों के मतलब इन तीनों के में से कोई भी अगर कोई दंड दिया गया है किसी ऑफेंस में, उसको वारंट केस बना देते हैं, उसे वारंट केस बोलते हैं। और वारंट केस अगर है तो कोर्ट के ऊपर चॉइस है। मे का मतलब हमेशा चॉइस रहेगा। कोर्ट के पास चॉइस है कि वो चाहे तो डायरेक्टली वारंट दे दे, नहीं तो समन्स भी दे सकता है। अब ये चॉइस कैसे आती है? यही जो मैंने अभी आपको सिचुएशन बताई, ये देख के कि कौन है अभियुक्त, क्या करता है, कहां रहता है, इसके भागने की संभावना कितनी है, इसके पकड़ में आने की संभावना कितनी है, तो इसकी इज्जत का क्या।
सब कुछ मद्देनजर रखते हुए आप समन्स दे सकते हो, और चाहो तो डायरेक्टली वारंट भी इशू कर सकते हो। जाइए आप पकड़ के लेके आइए, हम इसे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि ये भाग सकता है। इसको बुलाया तो बुलाएंगे मतलब कि उसको आने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही वारंट वो समन्स खोलेगा, अरे बाप रे मुझ पे मर्डर का चार्ज लगा है, चलो भैया हम निकले, हो गए अंडरग्राउंड, मिल नहीं रहे, अब कर लो फिर न्याय। प्रेजेंस भी तो जरूरी है। इससे अच्छा वारंटी भेज देते शुरुआत में, सरप्राइज में पकड़ा जाता जहां भी होता, क्योंकि अभी तो उसे पता नहीं कि मेरे खिलाफ सूचना आई है, ऐसा कुछ हो रहा है, पता भी तो नहीं है ना उसको। जब लगता है कि ये बहुत हीनस क्राइम हुआ है और ये 100% भाग जाएगा या फिर इसके भागने की संभावना पूरी पूरी है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही अरेस्ट कर लिया जाता है कि ये भाग जाएगा तो बयान भी नहीं देगा। 161 का बयान भी तो चाहिए अक्यूज्ड का। 164 में कन्फेशन देना चाहता होगा तो वो भी तो चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान होगा, तो वहां भी इसीलिए वहां अरेस्ट कर लिया जाता है। दैट इज डिफरेंट थिंग। पर यहां पर इशू प्रोसेस में उसको बुलाने का क्या तरीका है वो हम समझ रहे हैं। यहां पर हर जगह पर चीजें थोड़ी अलग हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट और इशू प्रोसेस में अरेस्ट को एक ना माना जाए। वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, वहां पर एटीट्यूड अलग है, वहां पर रिक्वायरमेंट अलग है। यहां रिक्वायरमेंट कोर्ट को है, वहां पर रिक्वायरमेंट पुलिस को है। इसीलिए पुलिस अरेस्ट करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कि अगर पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है, 167 के बयान नहीं दे रहा है या कन्फेशन देना चाहता है तो 164 नहीं हो पा रहा है, तो आप अरेस्ट तो करेंगे उसका, वो पुलिस कर रही है। यहां पर कोर्ट बोल रही है कि लेके आओ मेरे सामने, कॉग्निजेंस ले लिया है मैंने, अब मुझे वो बंदा चाहिए यहां पर, उसके बाद आगे बढ़ना है मुझे। दोनों में फर्क है। यही फर्क जितने आप अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट आपके सामने और पूरा स्टेजेस आपके सामने क्लियर रहेगा। तो इसीलिए चॉइस दी गई कि चाहो तो वारंट डायरेक्टली दे दो, नहीं तो फिर समन्स दे दो। लेकिन अगर समन्स केस है, समन्स केस कौन से हुए? जो वारंट केस नहीं है वो समन्स केस है, मतलब 2 साल तक की इंप्रिजनमेंट वाले सब समन्स केस। तो समन्स केस में क्या बोला कि समन्स केस में इट इज नेसेसरी टू गिव समन्स फर्स्ट, फिर समन्स दो, क्योंकि समन्स केस है, लेस हीनस है, नहीं भागेगा, कहां जाएगा। लेकिन अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, आपको लग रहा है ये भाग जाएगा, तो फिर वारंट भी दे सकते हो। लेकिन पहला हिदायत यही है। यहां तो डायरेक्टली लिखा है मे, और ये कहां लिखा है सब, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, सेक्शन 204 विद 87 है। मैं वो सेक्शंस नहीं पढ़ा रहा आपको, आप पढ़ सकते हैं, भली बात नहीं, मैं आपको जरा कहानी समझा रहा हूं। समन्स केस में कंपलसरी है कि आप समन्स सेंड करें पहले, फिर आप वारंट सेंड करें। लेकिन अगर समन्स केस में आपको लगता है बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, यहां पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस की जरूरत नहीं है, यहां पर बस रीजन टू बिलीव से काम हो जाएगा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है कि आपको वारंट देना पड़ रहा है, तभी वारंट इशू करें, नहीं तो ना करें। बहुत अच्छी बात है। और यहां पर समन्स केस में, यहां पर सॉरी वारंट केस में मे है, मतलब देख लीजिए आप जैसा ठीक लग रहा है, एटीट्यूड समझिए। तो अब यह समझ में आया कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि समन्स पहले और वारंट बाद में जाए। ये कैसे गवर्न होगा? ये गवर्न होगा सेक्शन 204 और 87 की कंबाइंड रीडिंग से। क्या ये बात समझ में आई? तो जब भी कोई वारंट इशू करे, अब जब ये हो गया है तो वारंट के बारे में थोड़ा सा जो चर्चा है वो और कर ले, जो उसके प्रोविजंस हैं। वारंट किसको दिया जाएगा? वारंट हमेशा एक थर्ड पार्टी को दिया जाएगा कि तुम लेके आओ। वारंट विल बी इशूड बाय whom? वारंट विल बी इशूड बाय कोर्ट ऑलवेज। वारंट भी हमेशा कोर्ट ही इशू करेगा। बाय whom का जवाब कोर्ट है। टू whom, किसको किसको दे सकते हैं, उसका जवाब चैप्टर 6B में है, वारंट ऑफ अरेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 70 टू सेक्शन ऑलमोस्ट 81। यस।
सेक्शन 70 से लेके 81 तक वारंट के लिए है। इससे पहले सेक्शन 60 से लेके 69 तक समन्स के लिए था। प्री में कभी कभी ये भी सवाल आ जाते हैं कि समन्स के बारे में किन सेक्शन से किन सेक्शन तक लिखा है। 60 to 69, अगला ही चरण है 70 to 81, 82 प्रोक्लेमेशन, 83 अटैचमेंट, फिर 84, 85, 86 सब अटैचमेंट के ही साथ रिलेटेड हैं। प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट क्या है वो अभी मैं नहीं समझा रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ वारंट के बारे में थोड़ी चर्चा और करना चाहता हूं। 70 to 81 में वारंट के बारे में सब कुछ लिखा है। क्या लिखा होगा खुद ही सोचिए। वारंट कैसे देने हैं, जैसे हमने समन्स में देखा कि वारंट कैसे देने हैं, किसको देने हैं और कैसे सर्व किए जाएंगे। मतलब कैसे, अब सर्व तो है नहीं, इसमें कुछ सर्विस तो है नहीं समन्स देने हैं जो। सर्विस का मतलब होता है कि देना, यहां कुछ सर्व तो करना नहीं, यहां तो उठा के लेके आना, सीधा अरेस्ट करके लेके आना है उसका। तो ये कैसे कैरी आउट होगा और वारंट कब माना जाता है कि एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू सी। देखिए 70 पढ़िए। एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट, देखिए क्या लिखा है, वारंट ऑफ अरेस्ट, क्योंकि वारंट में हमेशा अरेस्ट कैरी आउट करना पड़ता है। अरेस्ट क्या होता है वो आप चैप्टर 4 में पढ़िए जाके, सीआरपीसी का ही सेक्शन 41 से जो आप पढ़ते हैं सब अरेस्ट ही बता रहा है। सेक्शन 46 में अरेस्ट डिफाइंड सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप चैप्टर 5 पढ़िए, सॉरी चैप्टर 5 सेक्शन 41 से 60A तक सब पावर ऑफ अरेस्ट है, और उसी में अरेस्ट क्या होता है, कैसे किया कैरी आउट करना होता है, वो सारी बातें लिखी हैं, वो हूबहू यहां पर लग जाएंगी। चैप्टर 5, आई एम सॉरी, नॉट चैप्टर 4। क्लियर है? एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट, वारंट ऑफ अरेस्ट बाय अ कोर्ट, पुलिस वाला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोर्ट ही करेगा। अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, लिखित में, साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, साइंड, बियर द सील ऑफ द कोर्ट। क्या मिसिंग है इसमें जो समन्स में था? डुप्लीकेट नहीं लिखा। क्यों डुप्लीकेट नहीं लिखा? क्योंकि आपको कोई कॉपी देनी नहीं किसी को, यह तो दिया ही तीसरे बंदे को है। वाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन डुप्लीकेट, आप खुद ही समझिए क्यों किसी वारंट में डुप्लीकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जब आप किसी को बुला रहे हैं चिट्ठी देके, तो एक चिट्ठी अपने पास रखिए ओरिजिनल, एक चिट्ठी दूसरे को दीजिए डुप्लीकेट। वो चिट्ठी उसके पास होगी और वो आएगा और कोर्ट में हाजिरी देगा। वारंट जो होता है वो आप देते हैं मान लीजिए पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला बस जाके उस एक्यूज्ड को, अभियुक्त को पकड़ के कोर्ट के सामने ले आएगा। इसको कुछ सर्व नहीं करना है, इसको कुछ देना नहीं है, इसको एक्नॉलेजमेंट थोड़ी करवानी है कि लो भाई तुम्हें दे दिया, इसकी हमें पुष्टि कर दो, लो डुप्लीकेट पकड़ो, वारंट का डुप्लीकेट पकड़ो और इस पे साइन कर दो कि तुमने वारंट देख लिया। ऐसा तो कुछ करना ही नहीं है ना। करना क्या है? उठा के लेके आओ उसको। तो जिसने उठा के लेके आना है, वारंट उसी को दिया जाता है, तो उसको डुप्लीकेट में करने की क्या जरूरत है? हां, लेकिन 2 कॉपियां होती हैं। वारंट की एक कॉपी कोर्ट में रहती है और एक कॉपी पुलिस को जाती है। इसके बाद आगे कोई एक्नॉलेजमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको बस जाना है, एक्यूज को उठा के लेके आना है, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं करना है, इसलिए कोई डुप्लीकेट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बात अलग है कि प्रैक्टिकली जैसे वहां डुप्लीकेट लिखा है, मतलब ये नहीं कि 2 ही होती हैं, 3-4 होती हैं कॉपीज। एक ओरिजिनल कोर्ट में रहेगी, एक दो वो लेके जाएगा, एक उसको पकड़ा देगा और एक पे साइन लेके वापस आएगा। तो 3 तो मिनिमम बनी रही हैं, लेकिन लिखा डुप्लीकेट है। वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि डुप्लीकेट तो होनी ही चाहिए, मतलब 2 तो होनी ही चाहिए। यहां पर वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा है ही नहीं। कुछ सर्व थोड़ी करना है आपको, तो जाके बस वारंट में जो लिखा वो काम कराओ, वारंट में लिखा उसको अरेस्ट करके लेके आओ, तो बस लेके आओ, बात खत्म। एवरी सच वारंट, और उसमें साइन होना चाहिए, सील होना चाहिए, ये तो कॉमन है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि कोर्ट ने ही बुलाया है, कोई अरे गहरे ने उठा के ये स्टेटमेंट नहीं दे दिया। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed। ये प्री में सवाल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब एक समन्स इशू होता है, चलिए ऐसे सुन लीजिए, जब एक समन्स इशू होता है तो ये साबित करना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये चिट्ठी पहुंच गई है।
इसीलिए आप समन को सर्व करके उसकी सर्विस का प्रूफ देते हो कि देखिए सर उसने साइन कर दिया, उसको रिसीव हो गई। समन्स इज सर्व्ड माना जाता है, समन्स इज सर्व्ड तब बोला जाता है। लेकिन यहां पर कैसे पता चले कि वारंट में जो कमांड है वो पूरा हो गया कि नहीं? मतलब वारंट का टास्क क्या है? वारंट का टास्क यह है कि जाओ भाई उसे पकड़ के लेके आओ। क्या कोई वारंट की एक्सपायरी डेट है? वारंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वारंट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक वारंट, एक बार वारंट दे दिया, जब तक अब ये एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक ये आपके पास है, लागू चलता रहेगा। ये लागू हो गया है, अब ये एग्जीक्यूट ही होगा। मतलब आप जब भी पकड़ में आए उसको उठा के ले आओ, जब भी। इसकी कोई डेट नहीं लिख सकते आपकी 5 दिन में मेरे सामने होना चाहिए। भाई 5 दिन में पकड़ में भी तो आए। अब वो भगौड़ा होगा, भागा हुआ होगा, तो कहां से पकड़ लेंगे आप 5 दिन में? इसीलिए इट इज indefinite. The executability of warrant is indefinite. तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता वारंट एक्टिव रहता है। एग्जीक्यूट हो गया तो वारंट इनएक्टिव हो गया। अब वारंट जो वो दिया गया था उसका कोई यूज नहीं है, बिकॉज एग्जीक्यूट का मतलब पकड़ के ले आए, काम खत्म। अब वारंट एग्जीक्यूट हो गया तो वारंट की जो कमांड है वो खत्म हो चुकी है। अब मान लीजिए वो फिर भाग गया और उसे फिर पकड़ना हुआ तो फिर से वारंट करवाना पड़ेगा। वो वारंट खत्म था। जैसे पुलिस वाला पकड़ के लेके आया, कोर्ट के सामने हाजिर किया, कोर्ट ने उसकी हाजिरी दर्ज कर ली, वारंट का काम खत्म। अब मान लो वो बिठाया गया कोर्ट में कि हाँ बिठाओ इसको, अभी 2 घंटे बाद देखेंगे, और इतने में तो भाग लिया। पुलिस वाला पीछे पीछे भाग रहा है, कहाँ चला गया? जाओ करो करो एप्रीहेंड, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर अब वो पकड़ में नहीं आया और आपको कमांड चाहिए तो कोर्ट से फिर वारंट लो, ये जाओ सर पकड़ के लेके आना है, वो भाग गया, फिर वारंट बनवाइए कोर्ट से। ऑल्दो प्रैक्टिकली क्या होता है कि पकड़ ही रहे होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर वारंट लेना औपचारिकता है। थियोरेटिकली वारंट दोबारा से बनना चाहिए, क्योंकि वो वारंट एग्जीक्यूट हो चुका है तो वो वारंट खत्म। देखो ना, every such warrant shall remain in force until it is executed. तो उसकी फोर्स तब तक है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एग्जीक्यूट हो गया तो उसकी फोर्स भी खत्म, मतलब उसकी वैलिडिटी भी खत्म। और दूसरा तरीका है किसी भी वारंट को खत्म करने का कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। कोर्ट ने बोला था, कमांड दी थी, कोर्ट ही वो कमांड वापस ले लेगी कि भैया रहने दो, मत लेके आओ, छोड़ो। कोर्ट ही कैंसिल कर देगा। ऐसा भी होता है, कोर्ट कैंसिलेशन करती है बहुत बार वारंट्स की। मान लीजिए उन्होंने प्लीडर के थ्रू बोल दिया कि सर वो आना चाह रहे हैं, उनको ऐसे सर्विस ऑफ समन्स हुए थे लेकिन वो ऐसे से कारणवश नहीं आ पाए, आप वारंट ना करवाएं प्लीज, वारंट रिकॉल कर ले। इसको बोलते हैं रिकॉलिंग ऑफ वारंट। सर वारंट रिकॉल कर लीजिए प्लीज, वो आना चाह रहे हैं, कल आ जाएंगे, मैं 100% लेके आऊंगा। मान लो उनका प्लीडर आके बोल दिया कोर्ट कि सर मेरी जिम्मेदारी है, मैं लेके आऊंगा उनको। तो हो सकता है कि वकील की बात, वकील वहीं प्रैक्टिस करता हो, वकील की बात सुन के कोर्ट को लगे कि भाई ह्यूमिलिएशन होगी उसकी वारंट से, तो वारंट रिकॉल कर लेंगे, तो वो वारंट कैंसिलेशन का ऑर्डर डाल देंगे। तो वारंट फोर्स में नहीं है, अब वो जाके पकड़ेगा तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस लग जाएगा। अब जो डिटेंशन उसकी होगी, अगर अब अरेस्ट हुआ तो उस पर केस हो सकता है, पुलिस वाले पे केस होगा कि जब वारंट नहीं है तो फिर कैसे पकड़ लाए तुम। क्लियर है? 71. Any court issuing a warrant for the arrest of any person may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond with sufficient sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall take security and shall release the person from custody. कुछ नहीं है, 71 एक बात कह रहा है। सेक्शन 71 कह रहा है कि वारंट 2 प्रकार के हो सकते हैं। अभी आएंगे हम इस पे, टू होम पे। वारंट 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होते हैं BW और एक होते हैं NBW। BW का मतलब है बेलेबल वारंट और NBW का मतलब है नॉन बेलेबल वारंट। BW इज बेलेबल, NBW इज नॉन बेलेबल। बेलेबल वारंट का मतलब है ऐसा वारंट जिसमें कोर्ट ने यह बोल दिया कि जाओ उसको जब पकड़ो तो बेल दे देना,
जब उसका अरेस्ट करो तो उसको बेल देके रिलीज भी कर देना, इतना इतना अमाउंट लेके, इतनी सिक्योरिटीज लेके छोड़ देना। अब बेल क्या होता है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपसे, बेल के लिए हम कोई और वीडियो कभी बना लेंगे। तो बेलेबल वारंट का मतलब ऐसे कमांड जिसमें यह बोल दिया कि अगर उसको अरेस्ट करो तो अरेस्ट करते उसको बेल पे छोड़ भी देना। और नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है कि जब उसका अरेस्ट करो तो उस पर बेल पे मत छोड़ना, मतलब अब उसको अरेस्ट करके थाने ले जाओ, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो, उसको कस्टडी में रखो और जब बुलाया जाए तब हाजिर करो। यह है नॉन बेलेबल वारंट, बेल पे छूटेगा नहीं, फिर वो रेगुलर बेल मांगेगा। ठीक है जी। 72 किसको डायरेक्ट कर सकते हैं? सेक्शन 72, कौन वारंट एग्जीक्यूट करेगा? टू हुम? कौन वारंट एग्जीक्यूट करेगा? Warrants to whom directed? A warrant of arrest shall ordinarily be directed to one or more police officers. यहां भी पुलिस का रोल आ गया, देखिए। Similarity between summons and warrants. एक और पॉइंट, that it is both are asked to be executed by, वहां पर served by police officer, here executed by police officer. तो whom पहले है पुलिस, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर को आप बोल सकते हैं कि जाइए उसका अरेस्ट करके लेके आइए। बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी। दिस इज यूजुअल, यूजुअली इट इज डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर एंड एक्सेप्शनली, एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है? इमीडिएट एग्जीक्यूशन। अगर उसको तुरंत ही एग्जीक्यूट करवाना है और पुलिस वाला नहीं कर पाएगा तो इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल, कोई पुलिस वाला इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन और पर्संस एंड सच पर्सन और पर्सन शैल एग्जीक्यूट द सेम। इमीडिएट एग्जीक्यूशन प्लस नो पुलिस ऑफिसर अवेलेबल, नो पुलिस अवेलेबल, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है? उसको अभी के अभी एग्जीक्यूट करवाना है और पुलिस वाला कोई है नहीं, तो इट कैन बी गिवन टू अ प्राइवेट पर्सन। एनी अदर पर्सन मींस प्राइवेट पर्सन अदर देन पुलिस। प्राइवेट पर्सन मतलब अदर देन पुलिस, अदर देन पुलिस कोई भी हो, अपने कोर्ट का बाबू ही क्यों ना हो, कोई प्राइवेट पर्सन मतलब कोई सिविलियन क्यों ना हो, उसके घर का कोई मेंबर ही क्यों ना हो, उसका दोस्त ही क्यों ना हो, उसको भी आप कमांड कर सकते हैं कि वारंट तुम्हें दे रहे हैं, जाओ उसे पकड़ के लेके आओ, और वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। जब, लेकिन किस सिचुएशन में? एक्सेप्शनल है, यूजुअल तो यही है कि पुलिस वाला ही करेगा, एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि इमीडिएट एग्जीक्यूशन करना है, वो भाग जाएगा नहीं तो, और पुलिस वाला कोई है नहीं, ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, पुलिस वाले सारे बिजी हैं, क्या करें भाई? Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. इस आदमी को बोला जाता है कि भाई देखो तुम्हारा दोस्त है, मान लीजिए दोस्त को दिया, तुम्हारा दोस्त है, जैसे ही तुम्हारे सामने आए पकड़ लेना उसको और यहां दे आना। माँ बाप को दे दिया जाता है वारंट कि भाई बच्चा तुम्हारे पास आएगा, पुलिस को तो मिल नहीं रहा, पकड़ लेना और दे देना। वैसे तो ऐसे में अगर तुम्हें लगता है कि माँ बाप के पास आएगा तो पुलिस वहीं गश्त लगा के बैठी होती है, पुलिस को ही देते हो, वो तो जब पुलिस वाला अवेलेबल ना हो तब आप किसी और को दे सकते हो। वैसे तो पुलिस वाले को ही दिया जाता है, 99% ऑफ द केस पुलिस वाला ही एग्जीक्यूट करता है। सब सेक्शन 3 भी पढ़िएगा अपने 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 से, एज सच कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं। 74, a warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. अब मान लीजिए आपने तो बोला एसएचओ को कि आप अरेस्ट करके लेके आओ, एसएचओ ने उस वारंट के पीछे नाम लिख दिया किसी एसआई का, कोई मेरा कोई सबॉर्डिनेट एसएचओ का है, मान लीजिए मैं एसएचओ हूं, मेरे सबॉर्डिनेट्स बहुत काम कर रहे हैं वहां, बहुत सारे सब इंस्पेक्टर हैं,
उसमें से एक का मैंने नाम लिख दिया कि जाओ भाई SI सुरेश इधर आओ, SI सुरेश विल एग्जीक्यूट, जाओ, पीछे लिख दिया और वारंट उसको पकड़ा दिया, जाओ लेके आओ। जब वो मांगे कि वारंट दिखाओ तो वारंट दिखा देना, ये लो। फिर राइट्स ऑफ अरेस्टेड और वो सब तो चलेगा ही, वो सब तो सब फिर सेक्शन चैप्टर 5 से आप गवर्न कर रहे हैं, वो सब आ जाएंगे। राइट्स ऑफ एक्यूज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स विल कम देयर, ये इस वक्त भी यूज होंगे। The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant. अगर जिसका अरेस्ट कर रहे हो वो डिमांड करता है तो उसको वारंट दिखा दीजिए कि भैया मेरे पास अथॉरिटी है तुम्हें अरेस्ट करने की, ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। और क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो शुरू में डिस्कस किया था हमने कि भाई बेइज्जती हो जाती है, कोर्ट ने दिया है। कभी कभी ऐसा होता है पुलिस वाला पहुंच गया खुद से ही, यार तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं, या तो वो सेक्शन 41 को एस्टैब्लिश करेगा कि सेक्शन 41 में मेरे पास पावर है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। और अगर सेक्शन 41 में फॉल नहीं कर रहा है और इशू प्रोसेस से अरेस्ट करना है, मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं अरेस्ट हुआ, उसके बाद अरेस्ट कर रहे हो इंक्वायरी स्टेज पे, जो मजिस्ट्रेट के सामने अभी इशू प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें आपको वारंट अगर नहीं हुआ तो आप अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो वारंट दिखाइए और उसको बताइए कि भैया क्यों लेके जा रहे हैं, ये आपका राइट्स ऑफ एक्यूज्ड हो गया। अगेन 76 में यही लिखा है कि अरेस्ट है तो 24 घंटे के अंदर अरेस्ट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है और उसकी कस्टडी लेनी है। और वारंट 77 में लिखा है कि पूरे देश में कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब एक बार आपको वारंट मिला, समन्स तो क्या है ना कि समन्स मैंने जिस पुलिस वाले को दी है वो अपने थाने के थ्रू अपने जुरिसडिक्शन में जाएगा, और अगर मुझे किसी और जुरिसडिक्शन में करवाना है तो समन्स मैं उस मजिस्ट्रेट को दूंगा जिसके जुरिसडिक्शन में वो होगा। ये क्या है कि एक बार मैंने वारंट दे दिया कि जाओ तुम पकड़ के लेके आओ, तो वो पूरे देश में कहीं से भी उसको पकड़ के ला सकता है, कहीं भी जा सकता है। जिसमें लोकल पुलिस की हेल्प ले ना ले वो उसके ऊपर है। खैर वैसे एक पुलिस मैनुअल के हिसाब से एक प्रक्रिया रहती है कि आप जहां भी जाएं और किसी की भी जुरिसडिक्शन से उसको उठाएं तो आप लोकल पुलिस वाले को इन्फॉर्म जरूर करें, क्योंकि उसकी जुरिसडिक्शन में उसकी रखवाली की जिम्मेदारी उस पुलिस स्टेशन की होती है। तो कोई भी किसी को कहीं से भी ले जाए उठा के बिना बताए तो वो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, इसीलिए लोकल पुलिस वालों को इन्वॉल्व किया जाता है। एज सिंपल एज दैट। और इसके अलावा जो 2-3 सेक्शंस हैं वो बहुत ही आराम से और बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वारंट और समन्स क्या है इसका एक अच्छा प्रारूप आपको मिल गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन दोनों वीडियोस को आप इकट्ठे समझें कि वारंट क्या होता है और समन्स क्या होते हैं, ये कैसे दिए जाते हैं। इन सब की चर्चा मैंने इस वीडियो में ट्राई करी कि जितना हो सके एग्जॉस्टिवली आई हैव कवर्ड। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो।